नमस्ते साथियों, आज हम पढ़ेंगे पुलिस द्वारा जब्ती की कार्रवाई। यानी कि पुलिस द्वारा कोई भी हथियार जब्त करना, कोई सामान जब्त करना, पैसा जब्त करना, किसी की लाश को जब्त करना या किसी भी प्रकार का कोई आइटम जब्त करना, तो उसका क्या तरीका है यह इस वीडियो में अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं कि आखिर पुलिस किन किन चीजों को जब्त करती है और कब कब करती है। जब तक आपके दिमाग में यह बात नहीं बैठेगी, जब्ती पूरी तरफ से समझ में नहीं आएगी। दूसरी मैं बड़ी बात बताता हूं कि आपके जितने भी मुकदमे हैं, अगर पुलिस ने उसमें कोई जब्ती कर रखी है और जब्ती के जो गवाह है उनको अगर आपने तोड़ दिया तो आपके 80% मुकदमे में अभियुक्त को बरी होने के चांस पक्के हैं। यानी कि इस वीडियो को आपको फौजदारी वकालत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखना है। क्यों? क्योंकि अगर जब्ती के गवाह टूट गए या जब्ती का आईओ टूट गया, टूटने का मतलब है वो आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाए, तो आपका एक्यूज बरी हो जाएगा। इसके बहुत ज्यादा चांस है केवल जब्ती के आधार पर। सबसे पहले अपन समझते हैं जब्ती। जब्ती का मतलब यह है, देखो इस वीडियो में क्या समझेंगे, जब्ती क्यों की जाती है, जब्ती कैसे की जाती है, कब की जाती है, किसके द्वारा जब्ती की जाती है और कानूनी महत्व क्या है। तो जब्ती समझ लेते हैं अपन। कोई भी आइटम है या कोई दस्तावेज भी हो सकता है, पुलिस किसी स्थान से अपने कब्जे में उसको लेती है, उसको जब्ती कहते हैं। जब्ती को अपन बारीकी से समझते हैं क्योंकि एडवोकेट होने के नाते आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने चाहिए बहुत ही जोरदार। जब तक दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे नहीं तो मामला बैठेगा नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, जब्ती कितने प्रकार की होगी। एक तो अभियुक्त ने बताया कि मैंने जो चुराया है सामान उस जगह पर छुपा रखा है, या अभियुक्त के निशानदेही पर कोई भी चीज मिलती है उसकी जब्ती। दूसरा, कोई प्रार्थी है या परिवादी, उसकी निशानदेही पे जब्ती होती है। जैसे परिवादी ने कहा कि मेरे साथ लट से मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद लट वहीं छोड़कर भाग गए, और लट में बता सकता हूं, तो पुलिस वाले ने वो लट जब्त किया। किसकी निशानदेही पे किया? प्रार्थी या परिवादी की निशानदेही पे, वो भी जब्ती होगी। तीसरी जब्ती होती है, पुलिस रोड पे जा रही है और उनको कोई सामान मिले, कोई बैग मिल जाए, कोई मोटरसाइकिल मिल जाए, यानी कि कोई भी लावारिस वस्तु, उसको पुलिस जब्त करती है, तो वो भी जब्ती कार्रवाई में आती है। देखो, एक एडवोकेट होने के नाते आपको जब्ती में सिर्फ ये जब्ती पढ़ा रहा हूं, अभी बाद में इन पर भी बात करेंगे अपन कि एक्यूज के निशानदेही पर जब्ती। जनरली एडवोकेट ये सुनते हैं कि एक्यूज जो बताता है उसकी निशानदेही पर जब्ती होती है। जब्ती जब्ती 1 2 3 प्रकार की जब्ती मैंने बता दी, 1 2 और 3 प्रकार। और दिमाग के घोड़ों को थोड़ा लगाम तेज करते हैं, और भी एक जब्ती और होती है, चौथे प्रकार की जब्ती। कोई गवाह बताता है, गांव के सरपंच ने बताया कि तालाब के पास वाले खेत में एक लाश पड़ी और लाश के पास एक गठरी पड़ी, तो वो एक गवाह है और गवाह ने पुलिस को बताया और उसके आधार पर कोई जब्ती हुई, तो वो किसने बोला? गवाह। वो कैसे होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से सेक्शन में होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक बात और करते हैं कि कोर्ट के आदेश से, यानी मजिस्ट्रेट साहब के आदेश से भी जब्ती होती है। कि सामान को ढूंढा जाता है, सर्च वारंट निकलता है, सर्च वारंट पे वो सामान मिल जाता है, तो उस सामान को जब्त करते हैं, उसकी भी एक प्रक्रिया है। यानी कि यह आपके पास कितनी प्रकार की जब्ती आ गई? 5 प्रकार की जब्ती। देखो, अपन पीडीएफ में सारी चीजें समझेंगे। आप केवल ये समझ गए अभी निशानदेही पे कोई सामान मिला, बाकी जब्ती का आपका बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वकालत में आप ठहर नहीं पाएंगे। सफेद बाल वाले एडवोकेट, है ना, आपको हवा में उड़ा देंगे। उनके सामने टिकना है। जरूरी नहीं कि आपके सामने हर बार नया एडवोकेट ही आए। जब आप फाइल लेके जाएंगे बेस में, वो भी सामने कर देंगे, और उस समय आपके शरीर का जोर नहीं चलेगा, उस समय सिर्फ कानून चलेगा, आपकी दादागिरी वहां नहीं चलेगी। तो बात करते हैं आज इस वीडियो में अभियुक्त की निशानदेही पर जब्ती। इसको टच करके, इसको पंच करके, है ना, या इसको पिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंचर कर देते हैं। ये पूरा है, पूरी कार्रवाई की पुलिस ने एक जगह से आपने पंचर कर दिया,
तो अभियुक्त आपकी पूरी हवा निकल जाती है, वैसे अभियुक्त निकल जाएगा। यानी कि 80% चांस अभियुक्त को बरी कराने के जब्ती की कार्रवाई आपको अच्छी तरह से आती है तो आप कर सकते हो। अब जब्ती को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, ये कैसा मामला है क्या है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जब्ती कैसे बनती है। सबसे पहले देखो जब्ती कैसे बनती है, इस पर मैं एक छोटा सा बना देता हूं, बात फिर आपको बताता हूं जब्ती कैसे बनती है। ये क्या है कि मेरे लड़के के काम है, उसने क्या किया है कि अपने नाम की थीम बना रखी है, तो देखते हैं, चलो इस है ना। पुलिस, ये कोई चीज पड़ी है, ठीक है। अब अभियुक्त के निशानदेही पे तो होता क्या है, ये अभियुक्त है बेचारा रो रहा है, ठीक है। कानून में पुलिस क्या कहती है कि हम अपने स्थान पर बैठे थे, अभियुक्त ने इशारा करके बुलाया कि साहब, हेड साहब इधर आइए, मैंने जो सामान चुराया है, मैंने जो धोखाधड़ी की है, उससे जो मुझे सामान मिला है मैंने उस स्थान पर छुपा रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे पास आइए। ये लिखती है पुलिस, अभी बताऊंगा मैं पीडीएफ में। फिर क्या होता है, फिर पुलिस लिखती है कि फिर अभियुक्त आगे आगे चला, हम पीछे पीछे चले, फिर अभियुक्त ने जाकर बताया कि ये मैंने चुराया वो सामान पड़ा है, ये मैंने जो भी इन धोखाधड़ी की है यहाँ पर सामान पड़ा है। फिर उसने सामान निकाल कर हमें बताया, हमने देखा और फिर हमने जब्त किया, यानी कि अभियुक्त की निशानदेही पर जब्ती का वक्त। अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपको, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया। भारतीय, ठीक है, साक्ष्य अधिनियम, जो इसमें धारा है 27, ये यूं कहती है कि अभियुक्त की निशानदेही पर जो सामान मिला वही एविडेंस में साक्ष्य में सुसंगत है। सामान मिलना सुसंगत है, बस उसकी निशानदेही पे, वहां जाना सुसंगत नहीं है, कहां मिला यह सुसंगत नहीं है, बस मिल गया सामान वो सुसंगत है, यानी उसी को साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। मगर ये धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है ना, हाँ, साक्ष्य अधिनियम पुराना जो एक्ट है भारतीय, उसमें धारा 27 है, और जो नया है ये भारतीय शब्द हटा देते हैं, पुराने में साक्ष्य अधिनियम ही सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें ये धारा 27 की नई धारा कौन सी आई, ये मुझे भी कंफर्म नहीं हो पाई। आप मैसेज करके बताना कि सर पुरानी धारा 27 की नई धारा कौन सी है। मैंने देखा था वहां खालिस्तान छूटा हुआ था। ऐसा हो नहीं सकता कि जब्ती कोई कैंसिल कर दे, जब्ती का तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये आपके लिए प्रश्न है, मैं भी इस पे ढूंढूंगा। और मैंने थोड़ा नाइट में 10-11 बजे तक देखा, 12 बजे देखा, फिर मुझे एक क्लू मिला कि यार हो ना हो इस कारण से ये क्या होगा। आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या क्लू मुझे मिला। अब बात करते हैं अपन जब्ती की, वही पीडीएफ है ना, पीडीएफ देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं, देखो पुलिस ने क्या लिखा, बोला उन्हें ये तो जब्त किया सामान, कैसे उसको, देखो इसने लिखा है, इसमें क्या मामला हुआ था थोड़ा सा घटना बता दूं। पुलिस किसी को पकड़ने गई थी, तो सामने वाले व्यक्ति ने, उस घर पे पकड़ने गए थे, सामने वाले व्यक्ति ने पुलिस के साथ ही मारपीट कर दी, वो पुलिस का डंडा छीनकर पुलिस को ही मारे। तो वो डंडा फिर पुलिस ने जब्त कैसे किया, ये कार्रवाई। इसमें देखो क्या हुआ है, जो भी बात बताई ना, बताऊं, दो गवाह होंगे, गैर हिरासत मुलजिम ईश्वर उफ ईश्वरलाल, ये पिताजी के नाम ने हटा दिया, निवासी शंभुपुरा द्वारा आगे आगे चलकर अपने रिहायशी मकान में से एक सरकारी डंडा लाकर मुताबिक फर्द सूचना पेश किया, जो वजह सबूत होने से जरिए फर्द त्वरित पुलिस ने ले लिया। उक्त बरामदी स्थल का नक्शा मौका मुर्तबित किया जाता है, चालान हब्स हालात हब्स जेल है, ठीक है ना। बहुत उर्दू के शब्द है, देखो एडवोकेट को उर्दू के शब्द भी सीखने
पढ़ेंगे, है ना। अब पुलिस के आगे ईश्वरलाल ने चलकर बताया कि भाई मैंने जो डंडा आपको मारपीट की वो डंडा मेरे घर पे पड़ा है, आप ले लो। तो फिर पुलिस ने इस स्थान ईश्वरलाल के मकान से वो डंडा लिया। इस पर विस्तार से बात करेंगे कि कहाँ आपको पुलिस को कौन सा प्रश्न पूछना है, कौन सा नहीं। पहले फर्ज जब्ती को अपन को बारीक से समझ लेना है कि वास्तव में मामला कैसा है। देखो अभी बताया था मैंने कैसे होगा, जब्त करके फिर कैसे उसको पैक करते हैं, कैसे थैली में पैक करते हैं, यह भी देखेंगे अपन पूरा। तो फिर संपत्ति अधिग्रहण, अभिग्रहण का मतलब को ग्रहण किया किसने, पुलिस ने। गजब भाषा है। ये आ गया वो कौन सा है, ये देख लो, दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है, ये उदयपुर आ गया, थाना वल्लभनगर आ गया, और ये वर्ष आ गया, एफआईआर संख्या आ गई, और कौन से अपराध में लिया गया, धाराएं सारी आ गई इसमें, ठीक है। ये धाराएं जो एफआईआर में होती है वही धाराएं होती है, जब चालान पेश किया जाता है तब दूसरी धारा, ये धारा मूल धारा नहीं, इसमें उतार चढ़ाव भी हो सकता है। हालांकि ये कौन सी थी, 332, 353, 323, 147, 148 और 149, यानी किसी पुलिस वाले के साथ जब वो सरकारी काम कर रहा है उसके साथ 5 या ज्यादा लोगों के द्वारा मिलकर मारपीट करना, है ना। फिर जब्त कहाँ की गई कि मुलजिम ईश्वर लाल के मकान से जब्त किया गया। फिर क्या होता है, फिर ये पूछ रहा है बरामद स्थल का विवरण क्या है, विवरण उसने लिखा है, इसमें लिखा है कि विवरण हमने आगे बता रखा है। फिर कौन का जिस व्यक्ति के नाम से बरामद किया गया उसका नाम दे दिया, पूरा ईश्वर का नाम दे दिया, ठीक है। और फिर 2 गवाह जिन लोगों के सामने बरामद किया। तो इसमें क्या है, पुलिस वाला मामला था, तो पुलिस को पता था कि दूसरे गवाह टूट जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, 2 पुलिस वाले गवाह बन गए खुद ही। कौन बना, एक तो इंदरमल चोपालाल सैनी, ये हाल वल्लभनगर थाना का कांस्टेबल है, ठीक है। और दूसरा कौन बन गया, मनमोहन सिंह, ये भी कांस्टेबल है। यानी इन दोनों गवाह के समक्ष बरामदगी की गई, ये लिखा जाता है। इनको गवाहों को कैसे आप बात करनी है, कोर्ट में कैसे तोड़ना, ये भी अपन इस वीडियो में आगे समझेंगे। फिर क्या हुआ, फिर एक विशेष बात आती है, विवरण जो बरामद की गई उसका विवरण आगे आ गया। जब्त करने की परिस्थितियां, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, पुलिस ने छोड़ दिया है। और जब्त सामान संपत्ति को उक्त साक्ष्यों के संपुक्त पैक कर सील चीट किया गया और पैकेज किया गया। इसमें क्या होता है, साक्ष्यों के समक्ष किसी संपत्ति को, जैसे मान लो ये डंडा था, तो जो मनोहर छगन है, एक तो मनोहर एक छगन, ठीक है, और ये जो मुलजिम है ईश्वर, इन तीनों लोगों के साइन होंगे वहां पे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कपड़े की थैली में, व्हाइट कपड़े की थैला, उसको पहले थैली में थैली रखेंगे और फिर उस व्हाइट कपड़े को लगाकर इसको पैक कर देंगे चारों तरफ से, सीने की व्यवस्था, सीने की गांठ लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, एक मोम जैसा एक आता है प्लास्टिक का ही, उसको सील के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसको क्या करेंगे कि फिर वो जहां से खुल सकता है, जहां उसका मुंह है, वहां पर उसको बांध के, धागे से बांधकर, फिर वहां पर वो पिघाल कर, एक सील होती है, उस सील को दबा देते हैं ताकि वहां से मुंह पे खुले नहीं, फिर सील चीट इसको बोलते हैं। और ये जो सील यहाँ लगी है वही 3 सील वापस यहाँ लगी जाती है, ये 3 जगह लगेगी, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को, जैसे मान लो कि कोई सोने की चीज है, तो इस पर कपड़ा बांध दिया, ठीक है, जो जिसका मुआना था वहां पे अच्छे से डोरे से बांध दिया, फिर उस सील चीट वाले को पिघला कर, गर्म करके पिघला कर वहीं पर, और फिर वहां पर जैसे वो चारों तरफ आ गया, फिर उसको दबा देते हैं, तो यहाँ पर एक सील बन जाती है ऐसी, सेम ऐसी, वही सील वापस यहाँ लगाई जाती है। जब कपड़ा कोड में खुलेगा ना, उसको खोलेंगे तब देखेंगे कि ये सील और ये सील मेल खा रही नहीं, यानी आपको देखना इसमें DLM लिखवा, जैसे तो क्या ये DLM लिखवा नहीं है, ऐसी है, साइज बड़ी है, छोटी है, जो भी आपको वहां पर मिलान करने के बाद आपको खोलना है, भी आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे करना। तो ये जो सील होती है वो अपने IO के नाम की होती है, जैसे इसमें लिखा है, आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, DLM, है ना, बड़ा करके बताता हूं मैं आखिर DLM क्यों लिखा। ये तो जो IO है उसके नाम की सील थी, क्या नाम था उसका, देवीलाल मेघवाल, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये तो क्या, D का देवीलाल, देवी, और L का लाल, और ये मेघवाल, ये देवीलाल मेघवाल दिख रहा है ना आपको नाम, ये
यही हो, उसके नाम की सील थी देवीलाल मेघवाल, इसलिए उसके नाम। जनरली थाने के नाम पे होती है तो थाने के 2-3 अक्षर लिख देते हैं। ये सील हो गई। फिर क्या हो गया, इन दोनों साक्ष्यों के साइन हो गए, ये एक्यूज के साइन हो गए, ये साक्ष्यों के साइन हो गए। साक्षी नंबर 1 ये लिखा है, साक्षी नंबर 1, फिर साक्षी नंबर 2 ये 2 हो गया, और ये हो गया उसकी एक्यूज के जहां जिसकी निशानदेही से मिला, और ये पुलिस वाले का साइन, और ये दिनांक कितने समय पर कितनी बजे किया, ये सारा इसमें आ गया। ठीक है ना, समय भी होगा इसमें, समय ऊपर होगा या फर्स्ट पे होगा, फर्स्ट पेज पे होगा। देखिए समय इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय पे आपके प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्या आपको पूछने पड़ेंगे, समय कितने बजे किया, समय नहीं है तो पूरा मामला अपने आप में डाउट में चला जाएगा। चलो देखते हैं समय का, ये आ गया समय। देखो ये 4:45 का समय है। ये प्रदर्शित हुआ डॉक्यूमेंट एग्जिबिट P17 है, इस तारीख को प्रदर्शित हुआ। प्रदर्शन का जब वीडियो आएगा तब देखेंगे। अब इन्होंने क्या किया, ईश्वरलाल ये बाड़ा था, ईश्वरलाल का मकान, पास वाला मकान, इसके पास वाले मकान नाम लिख दिया, और यहाँ से बरामद किया लिख दिया। फिर लिख दिया ये स्थान जहाँ मुलजिम का मकान स्थित है, जहां से सरकारी डंडा कोड़ने से लेकर आप पेश किया, मुलजिम ने जाकर पेश किया। बी स्थान का बुरालाल का मकान है, सी पर कमरा बुरालाल का है, डी स्थान पर मुलजिम का बाड़ा है, ये जो भी पास में उसका नाम हो, ये सारा वर्णन इन्होंने यहां लिख दिया। अब जो मेन मुद्दे की जो मैं बात कर रहा हूं, पुलिस वाले हर बार ऐसे ही करके लाएंगे। आपको ये कहना है कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया। जैसे सीधा सा प्रश्न है, आपने पहला मकान ईश्वरलाल का मकान कमरा, तो आपको आईओ को ये नहीं पूछना है कि मकान में कहां से मिला, वो बोलेगा अलमारी से निकाल के लाया, है ना। आपको सीधा सा प्रश्न ये पूछना, हालांकि जब अपन क्रॉस एग्जामिनेशन में आएंगे तब इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से प्रश्न आपको पूछने पर। आपको एक नॉलेज के लिए बात बता देता हूँ। आपने सीधा से एक प्रश्न पूछा कि देखो, देवीलाल जी से प्रश्न पूछा कि देखो आईओ साहब, आपने जो ये बरामद नक्शा मौका बनाया है, उसमें डंडा बरामद करने का ईश्वरलाल का कमरा बताया है, कमरे में किस स्थान से बरामद किया ये आपने नक्शे में कहीं नहीं लिखा है। उसको बोलना पड़ेगा नहीं लिखा है, क्योंकि लिखा है ही नहीं। वो यूं नहीं बोल सकता है मैंने अलमारी से लाया या कोने पड़ा। मैं नहीं पूछ रहा हूं कि कहां से लाया, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने कहीं ये नक्शे में नहीं दर्शाया है। तो वो बोलेगा हाँ साहब, मैंने नक्शे में ये चीज नहीं दर्शाई है कि वो कहां से किस स्थान से लाया। फिर दूसरा प्रश्न आ गया, मान लो कि आपने कमरे में कौन सा सामान कहां पड़ा था, यह भी आपने नक्शे में नहीं बनाया है। उसको बोलना पड़ेगा हाँ नहीं बनाया, देखो इसमें कुछ भी नहीं बनाया, सब मकान लिखा है। 2-3 सवाल और पूछ लो कि इस मकान का गेट किस तरफ है और खिड़कियां कहाँ हैं, वो भी आपने इसमें नहीं बनाई है, इसमें नहीं बना रखी। वो बोलेगा हाँ मैंने नहीं बना रखी। देखो आपने नक्शे में कमरे की साइज भी नहीं लिखी है, तो बोलेगा हाँ नहीं लिखी। 3-4 प्रश्न ऐसे हो गए जिससे ये लगेगा जज साहब को कि यार इसने यार बहुत गड़बड़ की है नक्शे में। तो ये मेन प्रश्न उसको तोड़ने के आते। बाद में विस्तार से प्रश्न पर बात करेंगे। फिर जो गवाह है, फिर जैसे 2 गवाह पुलिस वाले, आपको देखना है गवाह के कहाँ के रहने वाले। गवाह जनरली फर्ज जब्ती के गवाह आप चाहो टूटना तो टूट जाए, टूटने का मतलब पक्षद्रोही घोषित हो जाते। इसमें आपको सीधा सा पुलिस वाले बात कर, देखो पास में बुरालाल का मकान है, हाँ जी बुरालाल का मकान है, और भी यहाँ मकान होंगे, यहाँ सामने और मकान होंगे, यहां से तो आपने किसी व्यक्ति को गवाह के लिए नहीं बुलाया। वो बोलेगा मैंने बुलाया पर कोई आया नहीं। आपने किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए कोई तहरीर जारी की, तो वो तहरीर पत्रावली में क्या, तहरीर का मतलब हो गया कोई कागज। क्या इस बुरालाल को बुलाने के लिए आपने कोई कागज लिखा है बुरालाल जी आप आइए, और ये नहीं आए हो? ऐसे मौखिक तो कोर्ट में चलता नहीं है कि साहब मैंने तो ऐसा कोई कागज जारी नहीं किया। उसको बोलना पड़ेगा अच्छा आपने कोई कागज जारी नहीं किया। तो कोई व्यक्ति आपने बुरालाल जी को बुलाया और बुरालाल जी नहीं आए, तो क्या आपने उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की? वो बोलेगा नहीं की। अच्छा ये रास्ता है, तो इस रास्ते पर उस समय कितने लोग गुजरे, उन लोगों में से किसी को आपने मौके का क्यों नहीं बनाया? ये भी प्रश्न आएगा। ये देखो जो गवाह है वो तो आपके थाने के ही है, बोलेगा हाँ। तो इस प्रकार से आप उसको डाउट में ला सकते हो कि डाउटफुल मामला है। फिर ईश्वरलाल जो वाला मामला है
वो भी इसमें ईश्वर के साइन वाला मामला है कि ईश्वर लाल ने आपने कहा कि ईश्वर लाल ने साथ चलकर बताया। गाड़ी कौन चला रहा था? ईश्वर लाल चला, तो वहां से दूर है, कहां गए? अरे हमारा ड्राइवर चला रहा था। इसका मतलब तो ड्राइवर ले गया, वहां ईश्वर लाल कहां ले गया? एक प्रश्न ये भी। यानी कि अपन इस पर जैसे ही फर्ज जब्ती है या मौका नक्शा हुआ, तो कुछ रूटीन के 50-100 प्रश्न जो तो आपको हर मामले में आपको वही लगभग पूछने, बाकी उस पत्रावली के हिसाब से आपको प्रश्न पूछने। अब इसमें गड़बड़ कहाँ होती है, कहाँ पुलिस वाले बदमाशी करते हैं, ये भी आप देखेंगे। यानी अपन ये देख चुके हैं, ये सील भी देख चुके हैं। सील के बारे में बता दूंगा, जब सील खोले तब आप देखना, जब उस व्यक्ति की गवाही हो तब आपको किसी इन दोनों की गवाही हो रही है या देवीलाल गवाही हो रही है, तब आपको पता चलना चाहिए कि ये आइटम जब्त किया था। आप जब्त आइटम कोर्ट में मंगवाना, और वहां कोर्ट में जज साहब के सामने सील को खोला जाएगा। एक बार आप देख लेना सील सही से पैक है कि नहीं है, तो फिर पहले से प्रश्न पूछ देखो पैक नहीं है, फिर खोला जाएगा। खोलने के बाद जो इसमें लिखा है, जैसे नन्ना लिखा है 3 फीट 3 इंच है ना, नन्ना 3 फीट 3 इंच का लिख रखा है इन्होंने, तो क्या आप फीते से मापा था आपने? क्या इसका वेट आपने लिखा? वेट नहीं लिखा। कलर लिखा? कलर नहीं लिखा। आपने ये लिखा कि कौन सी लकड़ी का था, ये भी आपने नहीं लिखा। तो फिर आपने इसका मतलब कोई सा भी डंडा उठा लो, आप पे तो थाने में पड़े रहते हैं, पुलिस के डंडा बता रहे हो आप, तो आप थाने से ही ये डंडा साथ लेकर गए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो उसको डाउटफुल में डाल देंगे। तो पुलिस वाले जनरली क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। बदमाश पुलिस वाले, सही पुलिस वाले नहीं, वो क्या करते हैं, जो बदमाश पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करते हैं, ये उनका काम है। अब उनको कोई साक्ष्य नहीं मिलता तो वो खुद साक्ष्य बना देते हैं, जिससे कि अभियुक्त फंस जाए। ऐसा इसलिए करते हैं कि हो सकता है जो बदमाश पुलिस वाले हैं उनको गुस्सा आता है, हो सकता है सामने वाला ज्यादा मुस्कुरा दिया हो, कुछ ना कुछ तो कारण है, तभी वो ज्यादा फंसाने के लिए ऐसी करते हैं। वास्तव में 90% से ज्यादा, मुझे तो लगता है 99% ऐसे होंगे, कभी अभियुक्त नहीं बोलता है अपनी खुशी से, अच्छा वो भी खुशी से, कोई मारपीट नहीं की, और वो बता देगा मैंने छुपा रखा है। ये सब कानून की बातें हैं, वास्तव में रियल स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। लिखते हैं सब कर रहे हैं ना, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, ऐसा रियलिटी में से नहीं होता। रियलिटी में पढ़ते हैं उसके लट, फिर वो बोलता है मैंने वहां छुपा रखा, कोई इच्छा से नहीं बताता है पुलिस वाले आइए, ऐसा मैंने नहीं सुना। ना मैंने 20 साल की वकालत में किसी एक्यूज ने बोला कि मैंने मेरी मर्जी से बताया, सबको लट पड़े फिर ही बताया। तो फिर क्या होता है, उसको मारपीट की जाती है, तो फिर वो बताता है कहाँ कहाँ छुपा रखा है और कौन कौन सी चोरियां की। पुलिस वाले क्या लिखते हैं, मेरी इच्छा से। अगर पुलिस वाले लिखते हैं हमने मारपीट किया, तो ये पढ़ने में नहीं आया, इसलिए वो इच्छा से बताते हैं। तो अभियुक्त को फंसाने के लिए वो कभी कभी जब्ती, डुप्लीकेट जब्ती भी बताते हैं। डुप्लीकेट जब्ती को तोड़ने के लिए आपके पास 3 आदमी, एक तो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और 2 गवाह। इन लोगों से इस प्रकार के प्रश्न पूछो, परिस्थिति जन प्रश्न, कि उस समय और कौन कौन आया था, कितने लोग इकट्ठे हुए थे, है ना, सिल चेट किसने किया था, धागा किसने बांधा था, किसने हाथ से पकड़ रखा था। तो तीनों के अलग अलग जवाब आएंगे अगर रियलिटी में ये बात नहीं हुई। एक बोलेगा मोहन ने पकड़ रखा था, हीरालाल बांधा था, धागा किस कलर का था, है ना, अच्छा कहाँ बैठ के ये किया था, एक्यूज के घर पे, एक्यूज के घर पे कहाँ, खाट पे, चेयर पे, है ना, धरती पे, गाड़ी में बैठ के। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछने से क्या है, तीनों के जवाब कुछ मामलों में अलग अलग आएंगे, और जब अलग अलग आए तो ये डाउट हो गया। डाउट का फायदा किसको मिलता है, हमेशा अभियुक्त को मिलता है। ये डाउट आपको बहुत ही ज्यादा फायदा दिला देगा। फिर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताना चाहता हूं आपको, कैसा कैसे क्या होता है ना। तो आपको किसी मामले में सच्चाई जाननी है ना, तो जर्नल एलएलबी की तरह
आपको भी वहां मौके पे जाना है, ठीक है। मौके पर जाकर क्या करना है आपको कि देखना है कि कहां से जब्ती बता रही है, उसकी मौके की स्थिति क्या है, उससे आपको प्रश्न पूछने में काफी सहायता मिलेगी। दूसरा, अभियुक्त से आप पूछ सकते हो कि क्या वास्तव में मौके पे गए थे या नहीं, और गए थे अभियुक्त थे तो बोलना मौके पर उस समय कौन कौन था, उससे आपको पता चल जाएगा कि पुलिस की स्टोरी में और इस स्टोरी में कितना फर्क है, किसको बता रहे हैं वो किसको। दूसरा, एक्यूज को बरी करवाने के लिए बोलता हूं मैं, जो जब्ती के गवाह है आप उनसे पहले संपर्क करें और उससे सच्चाई जाने और सच्चाई कोर्ट में बोलने के लिए उनको बोले, ताकि वो ऐसा होता है कई बार वो आते हैं सीधे एपीपी कार्यालय जाते हैं, एपीपी कार्यालय टेस्ट कर देते, ये बोलना फिर मामला पर बिगड़ जाता है। तो अपने को अपने एक्यूज को बरी करवाना है तो पहले अपने कुछ बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक मामला ऐसा भी बताऊं मैं जिसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुलिस वाले क्या करते हैं, उसमें जानबूझकर लफड़ा कर देते हैं। एक स्टोरी बताता हूं मैं, थोड़ी सी सिंपल सी सुनिए कैसा मुकदमा वन क्या हुआ। ए, बी, सी और डी, ये 4 एक्यूज चोरी में पकड़े, किसी घर के अंदर चोरी करते हुए, सामने वाला घर चोरी और लूट में। इसमें से क्या हुआ, ये सी एक्यूज है, अब पुलिस वालों को पता है कि कोर्ट से छूट जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, जब्ती बनाई। अब किस चीज की जब्ती बनाई, ए व्यक्ति के नाम के, तो उन्होंने बोल दिया कि इससे मुझे जो पैसा चुराया था, मान लो उन्होंने 1 लाख रुपए चुराया था, तो 70,000 ए के पास मिले, 30,000 रुपए बी की निशानदेही पे मिले, सी की निशानदेही पे सोने की चेन मिली, वास्तव मिलता है। इसके भी मान लो 1 मिनट के लिए इसको 20 कर दिए, 10 कर दिए। अब किसी एक्यूज वहां पर मौके पर था या नहीं था, उसमें पुलिस ने क्या किया था, वास्तविक बात है, या हो सकता है गड़बड़ भी हो कुछ, पुलिस ने क्या किया, एक एक्यूज के बाल को उखाड़ लिया। कैसे उखाड़ा, पकड़ पुलिस ने उखाड़ लिया, वो बाल ले जाकर जहां पर यह घटना घटित हुई उस बेड पर डाल दिया, और फिर इन्होंने एक जब्ती बनाई कि मौके पर हमें कुछ बाल मिले जो भागते समय जो प्रार्थी है उसकी पत्नी के हाथ में आगे, और वो भागे, और इन बालों को उन्होंने सीलचीट किया। फिर इन चारों लोगों के बालों को ये बोलते हम तो मौके पे थे ही नहीं, पैसा मिला तो पैसे क्या हमारे था क्या, हम मौके पे नहीं थे, आप कैसे पता लगाओगे। फिर इन लोगों के बालों को एफएसएल कराएंगे। देखिए पूरी स्टोरी समझिए आप। पक्का मामला बनाने के लिए पैसा तो मिल गया, वो मौके पर एक्यूज थे कि नहीं थे, इसके लिए वो बाल इससे लिए गए, फिर बाल की वो बढ़ाई गई थी। वो बदमाश पुलिस वाला था, जनरली पुलिस वाले ऐसा नहीं करते, पुलिस वाले बहुत ही अच्छे होते। फिर क्या हुआ, एफएसएल जांच में ये श्री नाम के व्यक्ति के आ गए। अब जो वकील साहब थे जब्ती के, उन्होंने इस जब्ती को वो गलत साबित नहीं कर पाए, नतीजा चारों का आजीवन कारावास हुआ। इन्होंने वास्तव में घर में गए थे, चोरी की थी, चोरी करते समय एक व्यक्ति को मार भी दिया था, ये तो इनकी सजा मिलनी चाहिए, मिली। मगर जहां गड़बड़ थी, गड़बड़ क्या थी, जो बाल वाली बात थी वो सरासर गलत थी। जहां कोई गलती होती है और कोई एडवोकेट उसको नहीं पकड़ पाए,
या न्यायालय को सही सही बात नहीं बता पाए और न्यायालय उस चीज को न्यायालय के ध्यान में नहीं ला पाए और न्यायालय से सजा तो होनी थी, चलो उसने मारा उसको सजा हुई, सजा का कोई गम नहीं, मगर इस प्रकार की घटना होने से ऐसे पुलिस वाले के क्या बनेंगे, बदमाश पुलिस वाले से उनके बनेंगे, फिर वो तो ऐसा था किसी भी व्यक्ति को मुलजिम बना देना। तो आपको ऐसे आपके जीवन में, ये तो उदाहरण बताया मैंने, ऐसे हजारों मामले होंगे आपके जीवन में, ऐसे कई प्रकार के मामले आएंगे जब जब्ती पूरी डुप्लीकेट होगी, यानी जब्ती ऐसा हुआ भी नहीं होगा। तो उस डुप्लीकेट जब्ती को आपको कैसे पहचानना है, इस पर आपको रिसर्च करने के लिए क्लाइंट से बात करनी है, अभियुक्त से भी बात करनी है, आस पड़ोस के लोगों से बात करनी है, पुलिस वाले जो है उन पुलिस वालों से भी बातों बातों में उनसे बात, हालांकि पुलिस वाले बताएंगे नहीं, बातों बातों में आपको बतानी है कि भाई वास्तव में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। 10 पुलिस वाले 4 पुलिस वाले थाने में होते, कहीं ना कहीं तो बात लीक हो ही जाएगी। जैसे लीक हुई, हो सकता है सच्ची हो सकता है गलत हो, मगर बाद में हमें पता चला कि यार कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा वास्तव में हुआ नहीं था और बाल लिए गए थे। हो सकता है बाल गिरे हों, मैं ये भी नहीं कहता, पर मुझे भी लगता है कि वैसे बाल वहां गिरे नहीं थे। तो इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए आपको एक्सपर्ट वकील बनना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर आप गलत व्यक्ति को भी सजा हो जाएगी। जब्ती की जो कार्रवाई है, ये जो जब्ती कार्रवाई हम समझे थे किसमें, पुलिस द्वारा जब्ती, एक्यूज की उपस्थिति में, ठीक है। अब 2-3 जब्तियां और है, उन पर भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। फिर उसके बाद अपन फर्द गिरफ्तारी देखेंगे, फिर अपन 130 का जो नोटिस है मोटर व्हीकल एक्ट का, वो भी चालान कॉपी में लगता है, उसको भी अपन देखेंगे। फिर एफएसएल कोई रिपोर्ट आती है तो उसको भी अपन देखेंगे, अभी वो भी अपनी बाकी है। फिर अपन देखते हैं कि पुलिस वालों ने जब्ती हो गई, ये रक्षा मौके की गवाह, फिर डॉक्टरी भी देखेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी 2 से 3 डॉक्टर से अपन इस संबंध में बात भी करेंगे, चोटें कैसे लिखते हैं, चोटों का वर्णन कैसे लिखता है, कौन सी चोट किस प्रकार की होती है, क्योंकि उनकी जो भाषा है वही जाने, मुझे भी उनकी भाषाएं पढ़ने में नहीं आती, मैं कुछ शब्द फिर, या फिर जब मेरे डॉक्टर की गवाह करानी होती है तो मैं किसी दूसरे डॉक्टर से पूछ लेता हूँ ये चोटें किस प्रकार की है। कुछ चोटें अब मैं उनकी राइटिंग थोड़ी बहुत पहचानता हूँ तो जान लेता हूँ, मगर वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी महत्वपूर्ण है, उसको भी कैसे देखना है वो भी अपन समझेंगे। यानी कि अपने को अभी 2-4 डॉक्यूमेंट हुए अपन अभी पढ़ चुके हैं, अपन नक्शा मौके पढ़ चुके हैं, फर्ज जब्ती अपन पढ़ चुके हैं, ये फर्ज जब्ती होगी। अब अपन फर्द एफआईआर भी अपन देख चुके हैं, चालान अपन देख चुके हैं। अब अपन अगली वीडियो में देखेंगे अपन या तो एफएसएल देखेंगे, या फिर देखेंगे मेडिकल वाली रिपोर्ट को देखेंगे, या फिर देखेंगे मुलजिम को फर्द गिरफ्तारी देखेंगे। तो एक एक वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट जब हो गए, पुलिस वाले जो चालान पेश करते हैं, उसके बाद अपन कोई ना कोई पत्रावली लेकर पूरी पत्रावली की जीरा देखेंगे, भाई जीरा किस प्रकार से हुई, जीरा में क्यों प्रश्न पूछे, आरोप कैसे बनाया, कोर्ट ने कॉग्निजेंस कैसे लिया, पूरी पत्रावली एक साथ खुलती जाएगी। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं मैं आपको कि आपका डॉक्यूमेंट से परिचय हो जाए, यानी थोड़ा थोड़ा आप डॉक्यूमेंट को समझने लग जाओ। नहीं तो फिर क्या, जब मैं बताना शुरू करूंगा तब आपको समझ में भी नहीं आएगा। और आप रेगुलर अब 3 घंटा आप, अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मुश्किल से 1 धारा या 2 धारा भी नहीं बोल रहा हूं। जब फास्ट में वीडियो चलेंगे, जब अपन किसी पत्रावली को देखेंगे पूरी तरफ से, हो सकता है मैं 50 से 60 धाराएं बोलूं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा और पकड़ने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप लगातार अपनी पढ़ाई चालू रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। साथ ही आप इस चीज पर अवश्य जोर दें कि आपको वकालत का काम तो सीखना ही है, प्लस आपके नए क्लाइंट भी कैसे लाने हैं। नए क्लाइंट लाने के लिए जो वीडियो मैंने बना रखे हैं उन वीडियो को आप अवश्य देखें। कुछ वीडियो मैंने बना रखे हैं, फ्री में बना रखे, उसमें आपको ज्वाइन बटन पर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ जो स्पेशल बातें हैं जो मुझे लगता है कि यार आम पब्लिक में कहने से या फिर मुझे खुद समस्या आती है, वो मैंने ज्वाइन बटन में डाल रखे। अगर आप चाहो तो ज्वाइन बटन में ज्वाइन करो, नहीं तो आपको एक बार अब ये सीख रहे हैं, ये भी आपके लिए काफी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ज्वाइन बटन ज्वाइन करना चाहिए तो ही करें। मेरी ओर से आपको ऐसा नहीं है कि ज्वाइन बटन ज्वाइन करके वीडियो देखना जरूरी। जो नॉर्मल बातें हैं मैं वीडियो आप चैनल बता सकता हूँ, सारी बताऊंगा। सारे प्रोसेसिंग, सिविल, फौजदारी, क्रिमिनल, रास्ते का विवाद, तलाक का विवाद, घरेलू हिंसा के मामले, एक्सीडेंट के मामले, जितने भी प्रकार की प्रोसीडिंग है, एक एक करके अपन सारी क्रम वाइज समझेंगे। एक बार वादी की तरफ से, एक दूसरी बार प्रतिवादी की तरफ से, यानी एक बार एक्यूज की तरफ से, दूसरी बार फरियादी की तरफ से, और फिर बाद में अपन अपील भी पढ़ेंगे, कोर्ट के डिसीजन भी पढ़ेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः धन्यवाद।